हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका कोचिंग वाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त अनिल। जैसा कि आपको पता होगा, कल हमने साइंस की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, उनकी सीरीज शुरू की थी, जिसका आज ये दूसरा लेक्चर है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये हमने उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन किया है जो बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर रिपीट होते हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है? जो हमारी मृदा है, मिट्टी, उसके लिए कौन दीर्घकालिक पॉल्यूटेंट है, उसका ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कागज़, सेकंड प्लास्टिक, कपड़ा, मृत पेड़ के पत्ते। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, कागज़, कपड़ा और मृत पेड़ के पत्ते ये जो होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल होते हैं यानी कि जैव निम्नीकरणीय पॉल्यूटेंट होते हैं। इनका मिट्टी के अंदर आसानी से अपघटन हो जाता है, तो ये दीर्घकालिक मृदा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कागज, कपड़ा, मृत पेड़ के पत्ते। लेकिन जो प्लास्टिक होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, अजैव निम्नीकरणीय होता है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है प्लास्टिक, और ये मिट्टी को लंबे समय तक के लिए नुकसान पहुंचाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा प्लास्टिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? सिंथेटिक जो सिल्क है उसके उपयोग में कौन सा रेशा काम में आता है? तो इसका आंसर होगा आपका रेयॉन। रेयॉन जो होता है इसको कृत्रिम सिल्क ही कहते हैं, कृत्रिम रेशम, और इसके निर्माण में रेयॉन का उपयोग होता है। रेशे जो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरे होते हैं संश्लेषित। प्राकृतिक यानी जो हमें नेचुरली प्राप्त हो जाते हैं पेड़ पौधों से, पेड़ पौधे या कहें जानवरों से, जो ऊन वाले होते हैं या जानवर। और संश्लेषित जो रेशे होते हैं फाइबर, इनका निर्माण लेबोरेटरीज में होता है। तो ये थी फाइबर के बारे में जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या कह दो या परमाणु क्रमांक, ये किस चीज़ से पता चलता है? तो दोस्तों ये प्रोटॉन, प्रोटॉन की जो संख्या होती है इससे पता लगता है। इसको जेड से डिनोट किया जाता है परमाणु संख्या को। और किसी भी एटम के जो नाभिक होता है इसके अंदर जितने प्रोटॉन की संख्या होगी वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करवा रहा है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। तो अपन ये रिएक्शन देखते हैं, CO CO3, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये कैल्शियम और यहाँ से सल्फेट आयन मिलके कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करेंगे CaSO4। इसी के साथ हमें जल और गैस जो निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज होगी। तो ये बैलेंस्ड एक रिक्वेशन है, एक रिएक्शन हो गई जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4, कैल्शियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पौधे की बीमारी साइट्रस किसके कारण होती है? ये एक बीमारी है जो सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा जो नींबू का पौधा होता है आपने देखा होगा, उसमें ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसका जो नेचुरल कलर होता है येलो, वो ना होके उस पर कुछ दाग धब्बे जैसे बन जाते हैं नींबू के ऊपर, तो वो जो बीमारी होती है साइट्रस केकर होती है, और ये बैक्टीरिया से होती है। ये इसका आंसर है कि
किसके कारण होती है? तो वायरस, कवक, अमीबा नहीं, जीवाणु की वजह से होती है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? जो हमारी बॉडी के अंदर सेल होती है या किसी भी जीव के अंदर, तो वो जो कोशिका होती है उसका अपशिष्ट होता है, मतलब जो मृत कोशिकाएं होती है, तो उसका निपटान करने में कौन हेल्प करता है, किसकी वजह से वो होता है? तो ये लाइसोसोम का काम होता है। लाइसोसोम क्या होता है? जब मृत कोशिकाएं होती है ना, तो उसके अंदर जो लाइसोसोम होता है वो फूट जाता है। और आपने बचपन में पढ़ा होगा, इसीलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली। और इसकी वजह से क्या होता है, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है और वो एंजाइम इस सब अपशिष्ट का डाइजेशन कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो ग्रंथियाँ होती है वो क्या होते हैं? उत्तक होते हैं, और वो स्रावी उत्तक होते हैं जिनको ग्रंथि कहते हैं। लेकिन वो दो प्रकार के होते हैं, एक होती है अंतःस्रावी, एक बाह्य स्रावी। क्या फ़र्क होता है मैं बता देता हूँ आपको। अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी। ये जो ग्लैंड्स होती है अंतःस्रावी दोस्तों, इसमें जो इनका स्रवण होता है पदार्थ, जो भी होता है स्रावी पदार्थ, वो ये सीधा अपने ब्लड में मिला देती है, सीधा ब्लड में मिला देती है। और इसीलिए हम इनको क्या नाम देते हैं? हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन कहलाते हैं। जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है, ये अपने स्रावी पदार्थ को नलिकाओं के माध्यम से हमारे ब्लड में मिलाती है। ये जैसे ब्लड है, तो ये जो ग्लैंड होगी ये नलिकाओं का यूज़ करती है और इसमें मिलाती है, नलिकाओं का प्रयोग। ये इनमें कुछ डिफरेंस हो गया। तो यही इन्होंने पूछा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि भी है, अधिवृक्क ग्रंथि भी है। ये लार ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अपना आंसर जो होगा वो लार ग्रंथि हो जाएगा। और आपने पढ़ा होगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये दो फैक्ट भी आप ध्यान रखें। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि चार गेंदों ए, बी, सी और डी की कुछ द्रव्यमान समान हो और उनके आयतन का क्रम ए, बी, सी, डी हो, तो इसमें से उच्चतम और न्यूनतम घनत्व वाली गेंदें कौन सी होगी? ये कुछ अपने डेंसिटी और मास, उसके रिलेशन और वॉल्यूम के रिलेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपन देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, जो डेंसिटी यानी कि जो घनत्व होता है वो होता है मास बाई वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन। यहाँ ये कह रहा है कि सबका जो द्रव्यमान है वो समान है। कह रहा है कि जो ए, बी, सी, डी के कुछ द्रव्यमान समान हो तो इनका जो मास है वो कांस्टेंट हो गया, मतलब। तो अब डायरेक्टली जो घनत्व है इसका संबंध किससे हो गया? आयतन से। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये, यानी कि जो घनत्व है, घनत्व ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया आयतन के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आयतन बढ़ता है तो घनत्व कम होगा, अगर घनत्व बढ़ता है तो आयतन कम होगा। मतलब इनमें उल्टा रिलेशनशिप डेवलप हो गया। तो अब अपन देखते हैं इस ये क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है उच्चतम और न्यूनतम घनत्व वाली गेंदें कौन सी है? तो दोस्तों, ये कोई गेंद है ए, बी, सी और डी। ये कह रहा है इसका वेट सबसे ज़्यादा है, फिर इसका और सबसे कम इसका है। सॉरी, वेट नहीं, वॉल्यूम। वेट तो इन्होंने कॉमन कर दिया। तो अब जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, आयतन ज़्यादा है, तो ए का सबसे ज़्यादा है, तो इसका घनत्व जो होगा वो सबसे कम, डेंसिटी ऑफ ए लोवेस्ट, और इसकी जो डेंसिटी होगी सबसे अधिक होगी।
देख लेते हैं इसने क्या पूछा है। उच्चतम घनत्व किसका होगा, तो डी का होगा, क्योंकि इसका आयतन सबसे कम है। और अपन ने देख लिया कि आयतन और घनत्व का रिवर्स रिलेशनशिप है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डी का तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा और जो ए है इसका सबसे कम हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। ये सिंपली एक इन्होंने डेफिनेशन उठा के सीधी की सीधी यहाँ रख दी है। ये जो स्पेसिफिक हीट है विशिष्ट ऊष्मा है, इसकी परिभाषा है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। और इसका मात्रक मैं आपको बता दूं, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका मात्रक होता था, आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई काम में आती है। तो दोस्तों जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इसको फाई से डिनोट किया जाता है, और इसका जो मात्रक है वो वेबर होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा। बी किसको बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये एरिया को डिनोट करता है कॉस थीटा। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तब फ्लक्स का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो अपन को तो इसका मात्रक पूछा है, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा वेबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं। कोई भी वस्तु अगर गतिशील है, मोमेंट कर रही है, तो उस मूवमेंट की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी डेवलप होती है। तो दोस्तों ये सिंपल आपको पता होगा, गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। ये मास होता है, किसी भी पार्टिकल का मास होगा, और ये उसकी वेलोसिटी होगी, यानी कि किस गति से वो गतिशील है। तो उसमें जो एनर्जी डेवलप होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर किसी वस्तु की स्थिति, उसकी पोजीशन की वजह से कोई एनर्जी आपसे पूछे तो वो क्या होगी, वो होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा, और इसकी वैल्यू होती है mgh। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पौधे जो कड़ी सर्दी में भी जीवित रहते हैं तथा उन्हें प्रतिवर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको क्या कहते हैं। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उनको बारहमासी पौधा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ठीक है एग्जाम में आया हुआ है तो देख लेते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन शास्त्र में उन मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा उसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है। ये भी एक सिंपल ही है कि ऐसा मिश्रण जो समरूप हो और अवयवों को पहचाना नहीं जा सकता, क्या कहते हैं, उसको समरूप मिश्रण कहते हैं। शुद्ध वस्तु, यौगिक, ये इसका आंसर नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर से प्राप्त किया जाता है। कपास, कल वाली वीडियो में अपने इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखे थे। तो ये एक फाइबर होता है, और ये बोल रहा है किससे प्राप्त होता है, कौन से पॉलीमर से, तो ये सेलुलोज से प्राप्त होता है। सेलुलोज एक प्राकृतिक पॉलीसैकेराइड पॉलीमर, पॉलीसैकेराइड। तो इससे ही हमें कपास प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो साइंस, जनरल साइंस जिस भी एग्ज़ाम के सिलेबस में है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और विगत वर्षों में पूछे गए हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं। तो बने रहिए आप हमारे कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पर। हम निरंतर आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस का संकलन लाते रहेंगे। अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।